हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता दैट मीन सीआरपीसी में जो समन मामले हैं और वारंट मामले हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आसान भाषा में हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बात करें समन और वारंट सीआरपीसी में परिभाषित कहाँ पर है। तो जो समन है, समन मामले को कहाँ पे परिभाषित है आपका 2W में। ठीक है ना, जो सीआरपीसी का सेक्शन 2W है वहाँ पे समन को परिभाषित किया गया है और वारंट परिभाषित किया गया है आपका सेक्शन 2X में। इसको आप ध्यान रखें, W और X। और WA में यहाँ पे क्या बताया गया है, WA में पीड़ित को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2WA अर्थात विक्टिम को। तो यहाँ पे समन और वारंट देख रहे हैं 2W 2X। उसके बाद यहाँ पे पहला डिफरेंस की बात करें तो समन मामला वह मामला है जिसमें 2 वर्ष से कम की सज़ा होती है। ठीक है, तो समन मामला कैसा मामला होता है जिसमें 2 वर्ष से कम से दंडनीय अपराध होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया और वह 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। ठीक है, ये 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो वहाँ पर क्या होगा, वह समन मामला कहलाएगा। और यदि 2 साल से ज़्यादा का है, मृत्यु है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो वहाँ पर क्या है, वह वारंट मामला कहलाता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है ना, 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष से ज़्यादा। अब दूसरा डिफरेंस की बात करें हम, ऐसे मामले में केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है। अर्थात जब कोई अपराध किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। ठीक है ना, तब वहाँ पे ट्रायल चलता है। तब यहाँ पे जो समन मामले हैं तो उसका जो संज्ञान लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, कैसे लिया जाएगा, केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। जब पुलिस क्या करेगी, अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब वहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो वारंट मामले हैं वहाँ पे क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट 2 प्रकार से संज्ञान ले सकता है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पे, दूसरा पुलिस के अलावा यदि किसी अन्य प्रकार से भी उसके पास ऐसी कोई सूचना आती है तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उसका संज्ञान ले सकता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पर कौन सा डिफरेंस है कि मजिस्ट्रेट के पास समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की शक्ति है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, यदि समन मामला का ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पर यदि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको वारंट मामले के हिसाब से उसका जो भी विचारण है वो किया जाना चाहिए, वारंट मामले की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तो वहाँ पर समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई वारंट मामला है तो उसको समन मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी मजिस्ट्रेट हो। उसके बाद फोर्थ आपका आता है डिफरेंस, यदि किसी मामले में वारंट और समन दोनों मामले हैं। ठीक है ना, यदि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसमें जैसे मान लीजिए कोई 2 धाराएं लगी है, एक समन मामला का हो गया, एक वारंट मामला का हो गया। ठीक है, 2 मामले हुए, अपराध एक ही व्यक्ति ने किया है। अब वहाँ पे क्या है कि उसको समन मामला नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, उसको वारंट मामला माना जाएगा। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिफ्थ है आपका, विचारण के समय अभियुक्त को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समन मामले होते हैं उसमें एडवोकेट जो होते हैं, वकील होते हैं, वो पक्षकार की ओर से क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो अभियुक्त हो उसको छूट दे दी गई हो। ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्या है, छूट दी जा सकती है, उपस्थित नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, क्यों, यहाँ पे एडवोकेट अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो वारंट मामले हैं यहाँ पे उपस्थित होना आवश्यक है अभियुक्त का। जब यहाँ पे ट्रायल चलेगा, उसको प्रोसीडिंग चलेगी पूरी, तो वहाँ पे उपस्थित होना आवश्यक है। तो आई होप आपको ये समन मामला, वारंट मामला समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।